नमस्कार दोस्तों, मैं कमल आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बर्नौलीज इक्वेशन। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बर्नौलीज इक्वेशन के बारे में, उसके अजम्पशन के बारे में, उसके डेरिवेशन के बारे में, किस तरीके से सॉल्व करते हैं डेरिवेशन को। बहुत ही आसान तरीके से मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बात करते हैं बर्नौलीज इक्वेशन फ्रॉम आयलर्स इक्वेशन के बारे में, यानी कि बर्नौलीज इक्वेशन होता क्या है। तो जो डिफरेंशियल फॉर्म में हमें आयलर्स इक्वेशन मिलती है, उसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें तो एक इक्वेशन मिलती है जिसे हम बर्नौलीज इक्वेशन कहते हैं। दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट कहता है कि ये जो इक्वेशन है ये बेस्ड होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है, इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यानी कि एनर्जी को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है। तीसरा पॉइंट है कि इट इज वैलिड फॉर इनकम्प्रेसिबल एंड स्टडी फ्लो। ये जो बर्नौलीज इक्वेशन होता है ये बेस्ड होता है इनकम्प्रेसिबल एंड स्टडी फ्लो पर। तो पहले बात कर लेते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लो के बारे में। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो क्या होता है? इनकम्प्रेसिबल फ्लो वो फ्लो होता है जब हमारा डेंसिटी कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होने का मतलब है कि जब अगर मान लीजिए ये कोई हमारा पाइप है, इसके अंदर लिक्विड फ्लो कर रहा है, एक सेक्शन मैंने यहाँ पर ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया, पॉइंट वन और पॉइंट टू। तो हर जगह जो डेंसिटी यहाँ पर है वही डेंसिटी यहाँ पर होगी, यानी कि हमारी जो डेंसिटी होती है पॉइंट टू पॉइंट चेंज नहीं करती है। उसको हम लोग इनकम्प्रेसिबल फ्लो कहते हैं। और इनकम्प्रेसिबल फ्लो जनरली जो देखा जाता है वो लिक्विड के केस में देखा जाता है। इनकम्प्रेसिबल फ्लो हमेशा कहाँ मिलता है? हमें लिक्विड के केस में मिलता है। अब अगर बात करें स्टडी फ्लो की, तो स्टडी फ्लो क्या होता है? स्टडी फ्लो वो फ्लो होता है जब फ्लूइड की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती है। तो फ्लूइड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? प्रेशर हो सकता है, वेलोसिटी हो सकती है और डेंसिटी हो सकती है। तो मैं ये कह सकता हूं कि डेल रो ओवर डेल टी इज इक्वल टू जीरो, टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी। तो इसी तरीके से डेल पी ओवर डेल टी इज इक्वल टू जीरो और डेल वी ओवर डेल टी इज इक्वल टू जीरो। तो ये होता है हमारा स्टेडी फ्लो। तो ये किस पर वैलिड होता है? इनकम्प्रेसिबल और स्टेडी फ्लो के लिए वैलिड होता है। अब आगे अगर हम बात करें बर्नौलीज इक्वेशन के डेरिवेशन की तरफ अगर हम मूव करें, तो ये जो इक्वेशन हमें दिखाई दे रही है ये होती है हमारी आयलर्स इक्वेशन। क्या होती है? आयलर्स इक्वेशन। यही हमारी जो इक्वेशन है यही डिफरेंशियल फॉर्म में दे रखी है हमें। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन के बाद जो हमें इक्वेशन मिलेगी वो हमारी बर्नौलीज इक्वेशन कहलाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करने के लिए हम इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, इक्वल कांस्टेंट लिख लेंगे। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन के बाद हमें मिलेगा पी अपॉन रो प्लस जी जेड प्लस वी स्क्वायर अपॉन में टू इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये जो इक्वेशन एबव वाली है, यानी कि ये वाली इक्वेशन है, जब हम इसको जी से डिवाइड कर देंगे तो जी से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? पी अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये जो इक्वेशन निकल करके आई यही हमारी बर्नौलीज इक्वेशन होती है। अब इसके अंदर अगर हम बात करें, जैसे P अपॉन रोजी है, ये क्या है? P अपॉन रोजी है। तो इनके अलग अलग नाम है कुछ, और नाम कुछ इस तरीके से P अपॉन रोजी को हम लोग कहते हैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट और प्रेशर हेड। अब ये जो वी स्क्वायर अपॉन टू जी है इसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट और काइनेटिक हेड। अगर हम जेड की बात करें तो जेड को हम लोग कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वेट और पोटेंशियल हेड या फिर डेटम हेड। तो इसके ये नाम है। तो ये सारे नाम मैंने यहां पर लिख रखे हैं। अब बात आती है आइडियल फ्लूइड के बारे में। तो देखिए दो फॉर्मूले हमें यहां पर मिलते हैं, एक तो आइडियल फ्लूइड के लिए और दूसरा रियल फ्लूइड के लिए। तो पहले समझ लेते हैं आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड में अंतर क्या है। अगर मान लीजिए कि ये मेरे पास कोई पाइप है, ये हमारे पास कोई पाइप है। अगर मान लीजिए कि ये हमारा सेक्शन वन है और ये हमारा सेक्शन टू है। अब अगर मैं सेक्शन वन पर बात करूं तो ये मेरा पाइप का जो डायमीटर है वो मान लो 500 mm है, एग्जांपल के तौर पे मैं समझने के लिए बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर जो हेड ऑफ वाटर है यानी कि हाइट ऑफ वाटर है, ये हाइट ऑफ वाटर है यहाँ पर 100 mm। अब अगर हम यहाँ पर सेक्शन टू पर देखें तो हाइट ऑफ वाटर मुझे मिलती है यहाँ पर 90 mm। तो कितने mm का लॉस हुआ भाई?
ये क्या था, ये एक लॉस ही तो हुआ, किसका, हेड का। हाइट ऑफ वाटर जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेड लॉस कहते हैं। तो हेड लॉस हुआ ये वाला। तो हेड लॉस कितना हुआ, 10 mm का। ये जो 10 mm का लॉस हुआ ना, यही हमारा जो फ्लूइड कहलाता है ना, वो रियल फ्लूइड में बात करते हैं। किसमें बात करते हैं, रियल फ्लूइड में। तो मेरा कहने का मतलब यहां पर है कि हम रियल फ्लूइड में किसकी बात करते हैं, हेड लॉस को कंसीडर करते हैं। जब हम हेड लॉस को कंसीडर करते हैं तो हमारा फ्लूइड कहलाता है रियल फ्लूइड। दूसरा केस ये हो सकता है आपका कि अगर मान लीजिए ये कोई हमारा पाइप है, इसके अंदर हमने सेम दो सेक्शन लिए, एक सेक्शन ये। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो पहले इस वाले पॉइंट पर जाऊं, रियल फ्लूइड पर। तो ये जो लॉस हुआ, लॉस होने के कई सारे रीजन हो सकते हैं। लॉस होने के कुछ माइनर लॉसेस भी हो सकते हैं, मेजर लॉसेस भी हो सकते हैं। तो माइनर मेजर लॉस फ्रिक्शन की वजह से हो सकता है, और जो माइनर लॉस है, माइनर लॉस में कई सारे लॉसेस हो सकते हैं। पाइप बेंड हो सकता है ना, पाइप के अंदर सडन एनलार्जमेंट हो सकता है, सडन कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, या फिर पाइप के अंदर पानी की चोरी हो सकती है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारा जो हेड होता है दूसरे सेक्शन पर हमें कम मिलता है। और ये रियल कंडीशन है। आप जितना भी आप फिलो सेक्शन 1 पर कराएंगे वो उतना हेड हमें नहीं मिलता है, ये जो रीजन बताएं, इन रीजनों की वजह से। तो ये ऐसा नहीं है कि आप 1 मीटर का पाइप ले लिया उसमें देख रहे हैं, ये एक बड़ी लेंथ होती है, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर पर जब आप जाएंगे तो ये कंडीशन हमें देखने को तब मिलेगी। अब सेम कंडीशन, सेम बात अगर मैं यहां पर करूं, सेक्शन 1 ले लिया और सेक्शन 2 ले लिया। अगर मान लीजिए पाइप का डायमीटर 500 mm है, तो सेक्शन 1 पर हमें हमारा जो हेड है वो 100 mm है, और सेक्शन 2 पर भी हमारा जो हेड है यानी कि हाइट ऑफ वाटर है वो भी 100 mm हुआ। तो ये जब कंडीशन हम बात करते हैं तो ये आइडियल बात होती है। ऐसा कभी होता नहीं है कि दूसरे जो सेक्शन पर जब हमारा फ्लूइड जाएगा तो उतना ही हमें हेड मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। वो क्यों, क्योंकि मैंने जो रीजन बताए थे। तो इस कंडीशन को हम लोग आइडियल फ्लूइड कहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब हम हेड लॉस को कंसीडर करते हैं तो रियल फ्लूइड की बात करते हैं, और जब हम हेड लॉस को कंसीडर नहीं करते हैं तो आइडियल फ्लूइड की बात करते हैं। तो दो सेक्शन जो हमने लिए, दोनों सेक्शनों पर अलग अलग बर्नौली इक्वेशन लगा दिए। तो ये वाली जो बर्नौली इक्वेशन है ये आएगी हमारी आइडियल फ्लूइड के लिए, ये वाला फॉर्मूला बनेगा। अब हम सेम यहां पर बात करें तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, हेड लॉस को कंसीडर करते हैं। तो ये हमारा कौन सा फ्लूइड कहलाता है, कौन से फ्लूइड के लिए, रियल फ्लूइड के लिए बात करते हैं यहाँ पर। अगर मैं बात करूं यहाँ पर अजम्पशन की, तो अजम्पशन में कहता है कि दी फ्लो इज आइडियल। फ्लो क्या है, आइडियल है। और आइडियल फ्लो का मतलब है कि जिसके अंदर विस्कोसिटी क्या है, जीरो होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एजम्पशन मैं बता रहा हूं यहाँ पे। दूसरा है एजम्पशन हमारा फ्लूइड स्टडी। मैंने बताया कि फ्लूइड की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो टाइम के साथ चेंज नहीं होती हैं, जैसे कि वेलोसिटी, डेंसिटी, प्रेशर। तीसरा, इनकम्प्रेसिबल फ्लो, यानी कि डेंसिटी कांस्टेंट रहती है पॉइंट टू पॉइंट। नेक्स्ट, फ्लो इज इरोटेशनल। इरोटेशनल से पहले अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, तो फ्लो पार्टिकल मूव्स अलोंग द स्ट्रीम लाइन। तो स्ट्रीम लाइन का मतलब है, इसका मतलब है कि जो हमारे फ्लूइड के पार्टिकल हैं वो स्ट्रीम लाइन के अलोंग मूव करने चाहिए। तो स्ट्रीम लाइन क्या होता है कि जब हमारे फ्लूइड के जो पार्टिकल हैं वो अपनी ही लेयर में मूव करते हैं, अपनी ही लेयर में फ्लो करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो कुछ इस तरीके से करें, इस तरीके से फ्लो नहीं करते। वो अपनी ही जो लाइन होती है, इमेजिनरी लाइन जिसको बोलते हैं, उसमें ही वो लोग वो जो है फ्लो करते हैं, उसको हम लोग स्ट्रीम लाइन बात करते हैं। अब बात करें हम इरोटेशनल फ्लो की, तो इरोटेशनल फ्लो क्या होता है, इरोटेशनल दो टाइप के फ्लो होते हैं। देखो, एक तो रोटेशनल और एक इरोटेशनल। अगर मैं पहले रोटेशनल फ्लो की बात करूं तो रोटेशनल फ्लो वो फ्लो होता है जिसके अंदर जो फ्लूइड के जो पार्टिकल हैं वो रोटेट करते हैं अपनी ही एक्सिस पर, उसको हम लोग रोटेशनल फ्लो कहते हैं। जब फ्लूइड के पार्टिकल अपने ही एक्सिस पर रोटेट नहीं करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं इरोटेशनल फ्लो। अब दूसरा होता है, लेकिन कंडीशन एक होती है कि फ्लूइड पार्टिकल हैं वो फ्लो करते हैं कहां पर, अलोंग स्ट्रीम लाइन। इस वजह से मैंने जो पांचवा पॉइंट है वो पहले बताया, चौथा पॉइंट बाद में बेस बताया। क्योंकि जो फ्लूइड के पार्टिकल है इसके अंदर कंडीशन रहती है, फ्लूइड के पार्टिकल अपनी जो स्ट्रीम लाइन के अलोंग मूव करने चाहिए रोटेशनल फ्लो के अंदर। दोनों के अंदर कंडीशन तो ये रहती है, लेकिन रोटेशनल फ्लो में ये रहता है कि जो इसके फ्लूइड के पार्टिकल हैं वो अपनी ही एक्सिस पर रोटेट करते हैं, और इरोटेशनल में इसके फ्लूइड के पार्टिकल अपनी एक्सिस पर रोटेट नहीं करते हैं। तो कुछ इस तरीके का हमें देखने को मिलता है जैसा कि आप इस फिगर में देख रहे हैं। ठीक है।
तो ये हमारा यहां तक कंप्लीट हुआ। इसके बाद बात करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल के बारे में। अब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम सबसे पहले हम न्यूमेरिकल को स्टडी करेंगे। तो उसके अंदर देखेंगे क्या डेटा गिवन है और क्या फाइंड करा रहा है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। द वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए पाइप हैविंग डायमीटर्स 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एट सेक्शन 1 एंड 2 respectively. The rate of flow through pipe is 35 liters per second. The section 1 is 6 meter above the datum and section 2 is 4 meter above datum. If the pressure at section 1 is 39.24 Newton per centimeter square, find the intensity of pressure at section 2. तो इसका मतलब क्या है कि देखिए, अब हम क्या करेंगे, हम इसको एक डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो इसमें कह रहा है कि दी वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए पाइप। तो कोई भी हमारा जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है किसी एक पाइप के थ्रू। ये हमने मान लिया कोई भी एक पाइप है। अब ये पाइप है कि टेंस हैविंग 20 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। तो इसका जो डायमीटर है, डायमीटर क्या है, 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो ये क्या है, ये हमारा एक पाइप हो गया कुछ इस तरीके का, है ना। तो इसका जो डायमीटर है, एक डायमीटर 20 सेंटीमीटर, तो इसको मैंने 1 मान लिया सेक्शन को, और इसको हमने 2 मान लिया। तो यहां पर मैंने बोल दिया कि ये D1 हो गया। D1 इज इक्वल टू D1 20 सेंटीमीटर और D2 कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर, है ना। इसका ये जस्ट लगभग जस्ट हाफ है। तो एट सेक्शन 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली द रेट ऑफ फ्लो थ्रू पाइप, तो पाइप से डिस्चार्ज कितना जा रहा है, तो डिस्चार्ज की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, Q इज इक्वल टू 35 लीटर पर सेकेंड। दिस सेक्शन 1 इज 6 मीटर अबव द डेटम। तो मैंने मान लिया कि कोई भी ये हमारी डेटम लाइन है, ये डेटम है, इस डेटम से सेक्शन 1 जो है वो 6 मीटर ऊपर है। ये हमने माना कि सेक्शन जो 1 है, सेक्शन 1 की हाइट है 6 मीटर, सेक्शन 1 की हाइट है 6 मीटर, और सेक्शन 2 की हाइट है यहाँ पे 4 मीटर। तो सेक्शन 1 हो गया ये 6 मीटर, यानी कि Z1 इज इक्वल टू 6 मीटर, और ये Z2 हो गया कितना, 4 मीटर, है ना। 6 मीटर एंड 4 मीटर, सेक्शन 2 इज 4 मीटर। इफ द प्रेशर एट सेक्शन 1 इज 39.24 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेक्शन 1 जो है उस पर प्रेशर कितना दे रखा है, सेक्शन 1 पर प्रेशर दे रखा है 39.24 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम इसकी वैल्यू को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 10 टू की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 39.24 इंटू 10 टू की पावर 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब क्वेश्चन के अंदर पूछा है इफ द प्रेशर एट सेक्शन इज 39.24 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट 2। तो कह रहा है कि जो सेक्शन 2 है उस पर इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर यानी कि P2 की वैल्यू क्या होगी। तो मुझे उम्मीद है कि डायग्राम आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे कि यहां पर हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर देंगे 1 और 2 सेक्शन पर, है ना। तो 1 और 2 सेक्शन पर हम क्या करेंगे, बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई कर देंगे। तो बर्नौलीज इक्वेशन के लिए से पहले हम लोग बात करेंगे यहां पर जो हमारा D1 है। तो D1 के लिए अगर बात करें तो अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे इसके, तो ये हो जाएगा 0.20 मीटर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, A1 की अगर हम बात करें तो एरिया हो जाएगा इसका π/4 इंटू डी स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर। तो A1 की जो वैल्यू है, यहां से A1 की वैल्यू मिल जाएगी हमें 0.314 मीटर स्क्वायर। उसी तरीके से सिमिलरली अगर मैं A2 की बात करूं तो A2 की वैल्यू क्या होगी, π/4 इंटू 0.10 का स्क्वायर। तो यहां से A2 की वैल्यू हमें मिलेगी 0.00785 मीटर स्क्वायर। तो यहां से हमें A1 और A2 की वैल्यू मिल गई। तो इसीलिए इस वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई कर लेंगे। तो उससे पहले एक चीज और करेंगे, हम जानते हैं कि Q इज इक्वल टू होता है
ए इंटू वी। तो अगर मान लीजिए सेक्शन 1 पे बात करेंगे तो ए वन इंटू वी वन, है ना। तो यहां से हम वी वन निकालेंगे। हम ये डेटा इस वजह से निकाल रहे हैं क्योंकि इस डेटा की हमें बाद में जरूरत पड़ेगी। तो वी वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन में ए वन। तो वी वन इज इक्वल टू क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 39 पॉइंट, क्यू वन की वैल्यू है हमारे पास, क्यू की वैल्यू है 35 लीटर पर सेकेंड, 35 लीटर पर सेकेंड। जो क्यू है उसकी वैल्यू दे रखी है 35 लीटर पर सेकेंड, है ना। अब 35 लीटर पर सेकेंड है, उसको मीटर की पर सेकेंड में करने के लिए 1000 का डिवाइड कर देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 35 डिवाइड बाई 1000 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये Q बन जाएगा हमारा, Q बनेगा यहाँ पर 0.035 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो V1 की जो वैल्यू आएगी इसके बाद हमारी, V1 की वैल्यू आएगी Q अपॉन में A1। तो Q की वैल्यू कितनी है 0.035 डिवाइड बाई A1 की वैल्यू कितनी है 0.314। तो यहां से हम V1 की वैल्यू निकाल लेंगे और V1 की जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू निकल करके आएगी हमारी 1.14 1.114 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली V2 की अगर मैं बात करूं तो Q अपॉन में A2, और V2 इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.035 डिवाइड बाई A2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.00785। तो इक्वल टू V2 जो बनेगा वो V2 की वैल्यू आएगी निकल करके 4.456 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास सारा डेटा अवेलेबल हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम बर्नौली इक्वेशन लगा देंगे दोनों एंड पर। तो P1 अपॉन में रो जी प्लस V1 का स्क्वायर अपॉन में 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 अपॉन में रो जी प्लस V2 का स्क्वायर अपॉन में 2G प्लस Z2। ये होती है बर्नौली इक्वेशन एट सेक्शन 1 एंड 2। और ये है आइडियल फ्लूइड के लिए। रियल फ्लूइड के लिए हम लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं, वो हम इस वजह से नहीं कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें जो हेड लॉस है, हेड लॉस को कंसीडर किया जाएगा रियल फ्लूइड में, और इसमें हेड लॉस की वैल्यू कुछ भी दी नहीं है। तो इस वजह से हम इसको यही कंसीडर करके चलेंगे कि ये जो केस है ये हमारा आइडियल फ्लूइड का है। तो इसके बाद में एक न्यूमेरिकल आपको रियल फ्लूइड का भी करा दूंगा। तो ये जो फॉर्मूला है हमारा किसका है, फॉर्मूला ये है आइडियल फ्लूइड का। तो यहां पर ये वैल्यू पुट कर देंगे। P1 की वैल्यू कितनी है हमारी 39.24 इंटू 10 टू की पावर 4 अपॉन में रो जी की वैल्यू कितनी है, रो की वैल्यू 1000, जी की वैल्यू 9.81, और V1 की जो वैल्यू कैलकुलेट करी है हमने वो करी है 1.114 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 9.81 प्लस Z1 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 6 इज इक्वल टू P2 की वैल्यू हमें निकालनी है अपॉन में रो जी की वैल्यू 1000 इंटू 9.81 प्लस, और V2 की जो वैल्यू कैलकुलेट की हमने 4.456 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 9.81 प्लस, और Z2 की वैल्यू हमारे पास 4। तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये डेटा मिलेगा हमें, ये वाला जो पोर्शन है ये वैल्यू आएगी 46.063 इज इक्वल टू P2 अपॉन में 9810 प्लस 5.012। तो यहां से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर P2 की वैल्यू आएगी हमारे पास 40.27 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि एक कॉनिकल ट्यूब ऑफ लेंथ 2 मीटर इज फिक्स्ड वर्टिकली विद इट्स स्मॉलर एंड अपवर्ड्स। The velocity of flow at the smaller end is 5 meter per second, while at the lower end it is 2 meter per second. The pressure head at the smaller end is 2.5 meter of liquid. The loss of head in the tube is 0.35 V1 minus V2 का square upon 2G, where V1 is the velocity at the smaller end and V2 at the lower end respectively. Determine the pressure head at the lower end. फ्लो टेक्स प्लेस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो देखिए यहां से एक डायग्राम बनाते हैं क्वेश्चन को पढ़ के। तो कह रहा है कि एक कॉनिकल ट्यूब, तो कॉनिकल ट्यूब कुछ इस तरीके की होती है। कॉनिकल ट्यूब किस तरीके की होगी,
कुछ इस तरीके की कॉनिकल ट्यूब होगी। कॉनिकल ट्यूब ऑफ लेंथ इट्स 2 मीटर, तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 2 मीटर है। इज फिक्स्ड वर्टिकली, वर्टिकली फिक्स्ड है विद इट स्मॉलर एंड अपवर्ड, तो स्मॉलर एंड ऊपर की तरफ रख दिया हमने। द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट स्मॉलर एंड इज, तो v1 की वैल्यू कितनी होगी भैया, 5 मीटर पर सेकेंड। एट द लोअर एंड इट इज, तो लोअर एंड ये है हमारा, मैंने जो हमारा स्मॉलर एंड है उसको मैंने 1 मान लिया सेक्शन, और इसको नीचे वाले को 2 मान लिया। तो यहां पर जो v2 है 2 पर, इस नीचे वाले पोर्शन पर, लोअर एंड पर, ये 2 मीटर पर सेकेंड है, 2 मीटर पर सेकेंड। द प्रेशर एट द स्मॉलर एंड इज 2.5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि P1 अपॉन में रो जी इज इक्वल टू 2.5 मीटर। द लॉस ऑफ हेड इन द ट्यूब इज, HL की वैल्यू दे रखी है, यानी कि ये कौन सा केस बन जाएगा हमारा, रियल फ्लूइड। तो रियल फ्लूइड जब होता है जब हमारा हेड लॉस दे रखा होता है, तो ये है 0.35 V1 माइनस V2 का स्क्वायर अपॉन में 2G का होल स्क्वायर। जहां पर V1 क्या है, वेलोसिटी एट स्मॉलर एंड यानी कि 1 पर, और V2 क्या है, लोअर पर यानी कि सेक्शन 2 पर। तो निकालना क्या है, निकालना है डिटरमाइन दी P1 P2 अपॉन में रो जी, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इस वैल्यू को फाइंड आउट करना बहुत ही आसान है। तो हम जानते हैं यहां पर, तो देखिए ये जो डायग्राम है ये कुछ इस तरीके का बना हुआ है इसका डायग्राम। तो मैंने मान लिया कि इसकी जो लेंथ है, लेंथ कितना है भाई, 2 मीटर है, और v1 है वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, और v2 है यहां पर 2 मीटर पर सेकेंड, और यहां पर जो HL है, सॉरी, P1 अपॉन रो जी, P1 अपॉन में रो जी क्या दे रखा है हमें, P1 अपॉन रो जी दे रखा है 2.5 मीटर, और HL की वैल्यू दे रखी है 0.35 V1 माइनस के V2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2G। तो यहां से हम HL की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि हमें V1 और V2 दोनों की वैल्यू दे रखी है। तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूं यहां से V1 की वैल्यू 5, V2 की वैल्यू 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 9.81। तो यहां से जो HL निकलता है, HL की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं यहां से 0.16 मीटर, यहां से HL निकल आता है। अब क्या करेंगे, हम बर्नौलीज इक्वेशन लगाएंगे। बर्नौलीज इक्वेशन में हमें HL की भी जरूरत पड़ेगी, P1 अपॉन रो जी की भी जरूरत पड़ेगी, वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, और डेटम की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो डेटम को समझ लेते हैं एक बार। यहाँ पे डेटम क्या है कि हमने मान लिया, ये जूम कर लिया कि जो डेटम है वो सेक्शन 2 से पास हो रहा है। तो सेक्शन 2 का मतलब यहाँ पर Z2 हो गया, और सेक्शन 1 पर जो होगा वो Z1 होगा। तो इसकी जो हाइट दे रखी है वो 2 से लेकर के और 1 तक की हाइट दे रखी है 2 मीटर, ये दे रखी है। तो ये जो 2 मीटर दे रखी है, तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि Z2 की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए, 0। क्यों, क्योंकि जहां से पास कर रहा है, जहां से हम लोग डेटम माना है, तो डेटम 2 पर मानेंगे तो वो वैल्यू 0 हो गई। और कहां तक है ये हाइट, Z1 तक है। तो Z1 तक हाइट कितनी है, 2 मीटर है। तो ये यहां से Z1 और Z2 की वैल्यू मिल गई। तो जब यहां से Z1 और Z2 की मिल गई, वैल्यू मिल गई, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल यहां पर बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई कर देंगे दोनों पॉइंट पर। तो हम जानते हैं कि P1 अपॉन में रो जी प्लस में V1 का स्क्वायर अपॉन में 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 अपॉन में रो जी प्लस V2 का स्क्वायर अपॉन में 2G प्लस Z2 प्लस HL। तो यहां से मुझे पता है कि P1 अपॉन रो जी की वैल्यू हमारे पास 2.5 है, V1 की वैल्यू है हमारे पास 5 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 9.81 प्लस Z2 की वैल्यू 2 है, P2 अपॉन रो जी की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, V2 की वैल्यू 2 है का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 9.81 प्लस Z2 की वैल्यू हमने 0 मान ली, प्लस HL की वैल्यू हमारी 0.16 है। तो यहां से केवल एक ही चीज अननोन रही जो कि क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। तो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया था, क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था P2 अपॉन रो जी, यही वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये 2.5 है, प्लस ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1.27 जब इसको सॉल्व करेंगे, प्लस 2 अवेलेबल है हमारे पास, P2 अपॉन में रो जी, प्लस ये वैल्यू बन जाएगी 0.203 प्लस ये वैल्यू हमारी 0.16। तो यहां से हम लोग P2 की वैल्यू, P2 अपॉन रो जी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो P2 अपॉन रो जी की वैल्यू हमारी आएगी 5.407 मीटर, यही हमारा आंसर होगा। यही क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा।